हाय। आज के सेशन में हम सीखेंगे और समझेंगे कि वैल्यूएशन एग्जैक्टली क्या होता है, वैल्यूएशन की अलग अलग मेथोडोलॉजी क्या होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन मेरा फोर्टे है, आप सबको पता है दैट आई सर्टिफाइड फ्रॉम इन एडवांस्ड वैल्यूएशन फ्रॉम NYU Stern स्कूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन हैज़ अ स्पेशल ग्रेस ऑन मी। ऊपर वाले का करम है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा ताकि आपको कभी भी लाइफ में वैल्यूएशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन ना आए। एटलीस्ट आप प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर सको, डिफ्रेंसिएशन कर सको और आप ये समझ सको कि किस कंडीशन में मेरे को कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। यहाँ पर हम एक बेसिक डिस्कशन करेंगे वैल्यूएशन का। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू दैट, लाइक द वीडियो, आई डोंट नीड टू से दैट। और हम लोगों ने ज्वाइन बटन स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट आवर कम्युनिटी। इससे मुझे और बेटर वीडियो और फास्टर वे में बनाने में मदद होगी। एंड डेफिनेटली आप बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा है कंसिडरिंग दैट एवरीवन इज अ स्टूडेंट ओवर हियर। सो प्लीज़ 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 कंसिडर ज्वाइनिंग अस एंड ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप। You can just check, click the join button and hi, this is Parth Verma, welcome to the valuation school। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वैल्यूएशन यार समझने के लिए ना एक बात ध्यान रखना, मैं जैसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, गो स्लो, डोंट बी वेरी फास्ट। ये आपके बहुत दिस विल बी द फाउंडेशनल सेशन फॉर यू। मैं इतना डेप्थ में जाके और इतना सिंप्लीफाई करूँगा कि वैल्यूएशन के अलग अलग मेथोलॉजीज क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन करना एक आर्ट है या इट्स अ साइंस। ठीक है, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस। फॉर साइंस 2 + 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, ये साइंस है। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ आपको a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आपको डिफाइंड है, ये एक्यूरेसी के साथ आप बता सकते हो दिस इज साइंस। ठीक है, जहाँ पर यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि वेदर द you don't need to think twice whether the result will come or not। आपको पता है विथ सर्टेनिटी की रिजल्ट आएगा। आर्ट क्या होता है? ठीक है, अब आर्ट जो होता है ना, वो पर्सनल एट्रीब्यूट होता है। मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, यानी AR रहमान जो है, ठीक है, ही इज आर्टिस्ट। नाउ दीज पीपल कांट बी टॉट, यू कैन नॉट टॉट आर्ट टू एनीवन। बंदे के अंदर एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए आर्टिस्ट का, तभी वो आर्ट को परस्यू करके एक बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। ठीक है ना, वैल्यूएशन जो है ना, इट कम्स समवेयर बिटवीन दीज टू। ठीक है, इट इज नीदर आर्ट नॉर साइंस। ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हो सर फिर वैल्यूएशन क्या है? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यूएशन? सो वैल्यूएशन इज नीदर आर्ट नॉर साइंस, इट्स अ क्राफ्ट। क्राफ्ट पता है क्या चीज़ होती है? क्राफ्ट वो चीज़ होती है जहाँ पर साइंस भी लगता है, जहाँ पर आर्ट भी लगता है। ठीक है, एंड जहाँ पर आपको ये चीज़ पता होती है दैट आप इसको जितना ज़्यादा करोगे, आप कर करके ही वो चीज़ सीख सकते हो। कोई आपको सिखाएगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, आप नहीं सीख पाओगे, वही क्राफ्ट होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कुकिंग। नाउ यू नो दैट बाज़ार में हज़ारों कुकिंग बुक की रेसिपीज़ मिलती हैं, बुक्स, आप रेसिपी के हिसाब से करके देखो। ठीक है, एंड देन टेल योर मॉम। तो आपने जब रेसिपी के हिसाब से पढ़ के देखा ना, तो वो साइंस है। आपने रेसिपी के हिसाब से खाना बनाया, कुछ बना, लसानिया बना दिया, पास्ता बना दिया, समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट इज साइंस। ठीक है, सेम चीज़ जब आपकी मॉम को आपने कुक करने बोला, उन्होंने कोई बुक नहीं देखी, उनको सब पता था एंड उन्होंने बस फटाफट डाला एंड शी क्रिएटेड इट, राइट? दैट इज क्राफ्ट। बिकॉज खाना अच्छा बनाने के लिए आर्टिस्ट चाहिए। आप पहली बार जब किचन में खाना बनाने जाओगे या गए हो, तो पहली बार क्या होता है? पहली बार खाना जल जाता है या बहुत अच्छा नहीं बनता है। सेम थिंग हैपन्स विथ वैल्यूएशन। आप जब पहली बार कंपनी का वैल्यूएशन करोगे ना, वो वैल्यूएशन बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि अरे मैं कैसे करूँ। ठीक है, सबसे बड़ा हर्डल ये आता है कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसके आगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, वैल्यूएशन एक ऐसा क्राफ्ट है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर होगे। सो अगर आप अपना फर्स्ट वैल्यूएशन करते हो, सबसे ज़्यादा डर लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाय द टाइम यू विल परफॉर्म 10 वैल्यूएशंस, राइट? इट विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू। मेरे को 2 घंटे लगता है वैल्यू एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, नो मैटर वॉट, कितना भी अच्छा कंपनी हो, कितना भी बड़ा कंपनी हो, कैसा भी कंपनी हो। एंड ये आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो देयर आर मेजरली 3 डिफरेंट, ये मेथोडोलॉजीज नहीं है, दीज आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन। दोनों में बहुत फर्क है। Number 1 is intrinsic valuation, number 2 is relative pricing and number 3 is real option valuation। अपन तीनों को बहुत डिटेल में समझेंगे। ये टाइप हैं
दीज आर टाइप, ठीक है, नॉट मेथड्स, ठीक है, ये तरीके हैं वैल्यूएशन करने के, उसको करने का मेथड नहीं है। ओके, सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। अब समझना, जब मैं इंट्रिंसिक, किसी भी चीज के आगे मैंने इंट्रिंसिक लगा दिया ना, तो इसका मतलब है इंटरनली जनरेटेड। इंट्रिंसिक का बेसिक मीनिंग इज दैट इट इज इंटरनली जनरेटेड। सो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में व्हेन यू विल बी परफॉर्मिंग वैल्यूएशन, राइट, it has to be based upon the data which is internally generated. डेफिनेटली आप बोलोगे सर रेट्स वगैरह तो बाहर के होते हैं कंपनी में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो मेन डेटा होता है कंपनी का, जहाँ से आप वैल्यूएशन ड्राइव करते हो, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में देयर आर 3 काइंड ऑफ मेथड्स विच विल बी डिस्कसिंग, और रादर विल डिस्कस 4 काइंड ऑफ मेथड्स, ठीक है। एक इसमें अपन एसओटीपी भी ले लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ द पार्ट मेथड, अपन चारों डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नंबर 2 इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आप लोगों ने सबने ये 2 चीजें तो पढ़ी होंगी। थर्ड इज असेट बेस्ड वैल्यूएशन, यहां पर अपन 2 तरह के मेथड पढ़ेंगे, एंड थर्ड सब मेथड्स पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज एसओटीपी, सम ऑफ द पार्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये शीट आपको मिल जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। द शीट विल बी अवेलेबल टू यू, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सम ऑफ द पार्ट मेथड। नाउ सबसे पहले अपन डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे चलते हैं। देखो, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मॉडल है ना, ये बहुत बेसिक मॉडल है। आप इसमें क्या करते हो, आप सबसे पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में अपने जो कैश फ्लोज हैं उनको डिफाइन करते हो। मतलब सबसे पहले तो आज का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो एट द 0 ईयर, वो डिफाइन होगा। फिर उस कैश फ्लो में आप फ्यूचर में ग्रोथ दोगे। जब फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, इस ग्रोथ पीरियड के दौरान जितने भी कैश फ्लोज हैं, आप उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे। जिन लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ग्रोथ, ठीक है, थोड़ा रुको, जाओ यूट्यूब पे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर्च करो और कोई वीडियो देखो अच्छा सा, एंड देन कम बैक एंड सी दिस वीडियो। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ हजारों बार, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो 3 पैरामीटर्स हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में कंट्रोल कर ली, इनके फंडामेंटल आपके बहुत स्ट्रांग है। बिलीव मी, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टेस्ला, वॉलमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले से लेकर के नासा, आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है, कोई भी वहाँ से लेकर के आपके गली के पास की पान की दुकान या कन्फेक्शनरी शॉप का वैल्यूएशन भी कर सकते हो। आपको सिर्फ 3 चीज़ों को समझना, और 3, सो वेन एवर यू विल बी परफॉर्मिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, राइट, डीसीएफ वैल्यूएशन आप जब भी परफॉर्म करते हो, मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ, आई आस्क माई सेल्फ 3 क्वेश्चंस। अगर ये 3 क्वेश्चंस के जवाब मेरे को मिल गए तो मैं आंख बंद करके वैल्यूएशन परफॉर्म कर दूंगा। अगर ये तीनों में से किसी एक भी चीज़ का मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, देन इट नीड अ सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू कंडक्ट द वैल्यूएशन। तो वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले, व्हाट इज़ योर करंट अर्निंग, आपकी आज कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है। क्या करंट अर्निंग के अंदर मैनिपुलेशन हटाना है, रिफाइनिंग ऑफ अर्निंग भी होगी, बिल्कुल होगी। आप समझो, आप क्या वैल्यूएशन जो कर रहे हो, क्या आप ये किसी IFRS के लिए कर रहे हो? क्या जनरल वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो तो यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट ब्लाइंडली। उसमें कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जो आप, और वो अकाउंटिंग लूप होल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंस विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ द लॉ। जैसे ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट है, तो ठीक है भाई, IFRS आके थोड़ा शॉर्ट हो गया। R&D का कंसेप्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट्स को आप कैसे डील करके, पहले नंबर 1 यू विल रिफाइन योर अर्निंग, देन यू विल कन्वर्ट योर अर्निंग्स इनटू कैश फ्लो। क्या अर्निंग और कैश फ्लो में डिफरेंस है? जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो अर्निंग से आप कैश फ्लो पे जाते हो। सेकेंड, सो फर्स्ट इज योर करंट अर्निंग एंड योर जर्नी फ्रॉम योर अर्निंग्स टू योर कैश फ्लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग मेरे को जो बिजनेस के बारे में समझना है कि बिजनेस कैसे वो चीज़ कर रहा है। सेकेंड थिंग इज, ये जो कैश फ्लोज हैं, इन कैश फ्लोज में ग्रोथ कितनी है? ग्रोथ कितनी है मतलब ये यहाँ पर CF0 होगा ना, CF0 मतलब आज का कैश फ्लो जो एक्चुअल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ कितनी है, ठीक है, दीज आर द ग्रोथ कितनी है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड।
एंड थर्ड थिंग इज ये जो ग्रोथ हो रही है फ्यूचर की, जो मैं ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, सो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग वैल्यूएशन आई एम अ फॉर्च्यून टेलर, आई एम अ कॉर्पोरेट फॉर्च्यून टेलर। ठीक है, मैं बताता हूँ लोगों को कि आप इतना वैल्यूएशन अचीव कर सकते हो, आज आपका इतना वैल्यूएशन है बेसिस योर फ्यूचर अर्निंग कैपेबिलिटीज। तो उसमें आप सेकेंड चीज जो कंसिडर करोगे दैट इज ग्रोथ। थर्ड थिंग विच विल बी कंसिडरिंग इज व्हाट इज द रिस्क अराउंड दिस ग्रोथ। इस ग्रोथ के अराउंड रिस्क कितनी है, क्या गारंटी है कि जो ग्रोथ होगी वो हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो उसके लिए आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे। वो जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट के थ्रू आप वैल्यूएशन मॉडल की, स्पेशली डीसीएफ मॉडल की रिस्क को मैनेज करते हो थ्रू डिस्काउंटेड ग्रोथ। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी क्या वही सेम चीज हो रही है, देखो टाइप सेम है ना, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है, तो आप कोई ना कोई तरीके से सिमिलर है टू द डीसीएफ। इसमें क्या चेंज हो जाता है वो समझना, इसमें सबसे पहले आपका कैश फ्लो चेंज हो जाता है, वहां पर अर्निंग्स थी, यहां पर डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, वहां पर जो ग्रोथ था वो कैश फ्लो में ग्रोथ था, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द कैश फ्लोस, ऑपरेटिंग अर्निंग। ठीक है, कि आपके ऑपरेटिंग अर्निंग के अंदर कितना, वो डेफिनेटली मतलब वही कैश फ्लो में कितना ग्रोथ था, यहां पर ग्रोथ इन डिविडेंड्स आ जाता है। ठीक है, एंड थर्ड इज वहां पर जो डिस्काउंट रेट आता है वो वैक आता है, अगर आप इंटरप्राइज वैल्यू निकाल रहे हो तो, और अगर इक्विटी वैल्यू निकाल रहे हो तो इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही आएगा, क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड है वो किसको बटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को बटेगा। तो उसमें किसका रिस्क मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क ही इनकॉर्पोरेट करूंगा। बहुत सिर्फ हो गया ना आज, ठीक है यार, चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इसमें भी वही चीज़ होती है, आज D0 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, DN है, और इन सबको मैं करंट पे टान के लेके आ रहा हूँ। जब मैं करंट पे टान के लेके आ रहा हूँ तो करंट वैल्यू पे टान के लेके आ रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वहाँ से मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी जनरेट होती है। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों बहुत फेवरेबल नहीं है, ये बहुत हद तक एकेडमिक रह गया है। पहले कई लोगों की ऐसी धारणा होती थी, कई लोगों का ऐसा परसेप्शन होता था, सॉरी फॉर द हार्ड इंग्लिश हिंदी, ठीक है, कई लोगों का ऐसा परसेप्शन होता था कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बैंकों के लिए यूज़ करा जाता है, बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वो चेंज हो चुका है आफ्टर 2000, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ बैंक्स के लिए भी आप डीसीएफ परफॉर्म करते हो। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबसे पहले कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी होना चाहिए। तो मतलब ऐसी कोई कंपनी जो लॉस मेकिंग है उसका आप डीडीएम नहीं कर सकते। ऐसी कोई कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, आप उसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे नहीं लेके आ सकते। सेकेंड, डिविडेंड्स में फोर्सेबल ग्रोथ होना चाहिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा है। अगर डिविडेंड कांस्टेंट है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहा है, दैट इज वॉलेटाइल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ होना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, एंड थर्ड इज यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। अर्निंग्स से डिविडेंड पे जाना है आपको, अर्निंग्स से डिविडेंड पे जाना है। मतलब डिविडेंड जो होगा वो कैसे होगा पता है, ईएईएस। ईएईएस क्या होता है? ईएईएस इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के 2 पार्ट बनेंगे। सबसे पहले एक पार्ट बनेगा री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज री इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज डिविडेंड। आप समझो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करने में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पता है, ये जो पूरा मॉडल है ना, कंप्लीट मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। इसका मतलब ये है, अगर मैनेजमेंट की इच्छा होती है कि यार अपने को अपनी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा बतानी है, डीडीएम से वैल्यू करते हैं, तो क्या करेगा पता है, वो ज़्यादा डिविडेंड बांटना शुरू कर देगा। तो कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी जो है, जो बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड अप्रोप्रिएट करना है इस बार, अप्रोप्रिएशन ऑफ डिविडेंड, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने बार बार, ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, ये वर्ड सुना होगा आपने। सो ये डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में इजीली यू कैन रिग द वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड चीज जो आता है वो ये आता है कि यहां पर स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं, इमर्जिंग कंपनीज जो होती हैं, इमर्जिंग मार्केट कंपनीज जो होती हैं, उनके लिए डिस्करेज करा जाता है कि आप डिविडेंड बांटो।
वो क्यों बांटते हैं? फिर सर आप इंडियन कंपनीज, जो इंडिया तो इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडियन कंपनीज क्यों डिविडेंड बांटती हैं? इंडियन कंपनीज इसलिए डिविडेंड बांटती हैं ताकि वो मार्केट के सेंटिमेंट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। या तो ये रीज़न है, या फिर टीसीएस जैसी कोई बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी है जिनके पास अब करने के लिए कुछ है ही नहीं, कर ली ग्रोथ सारी निकाल ली। जो छोटी कंपनी उसको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। बर्कशायर हाथवे कभी डिविडेंड नहीं बांटता, जो वॉरेन बफेट का कंपनी है। दे ऑलवेज बिलीव इन री इन्वेस्टिंग दैट कैपिटल, ठीक है। एंड वो री इन्वेस्ट, बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड बांटने से ज़्यादा बेटर है फॉर इमर्जिंग कंपनीज, फॉर इमर्जिंग मार्केट कंपनीज। क्यों? क्योंकि दे हैव अ हायर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, 2008 के पहले तक इट इज़ बहुत हद तक ये चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती थी कि आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से बैंक्स को वैल्यू करोगे। बट 2008 क्राइसिस के अंदर जब लोगों को समझ में आया कि यार ये तो क्या कर रहे हैं, दीज बैंक्स आर रिगिंग द बुक्स एट सर्टन पॉइंट, सर्टन लेवल, ठीक है। एंड डिविडेंड पॉलिसी कैन बी हाईली रिग्ड, डिविडेंड पॉलिसी कैन बी हाईली रिग्ड। दिस इज नॉट समथिंग, डिविडेंड पॉलिसी बहुत ज़्यादा रिग्ड है। एंड ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको ट्वीक करके बैंक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। इसी की बात से डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बंद हुआ बैंक्स में, मतलब डिस्करेज करने लग गए लोग, एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग डीसीएफ, ठीक है। अपन उस पर भी कभी कोई सेशन बना देंगे। नाउ विल कम टू असेट बेस्ड वैल्यूएशन। असेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर समझना क्या वैल्यूएशन ये आपको करना आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर अ एंट्री लेवल रोल, ठीक है। असेट एक्यूमुलेशन मेथड क्या होता है? आप लोगों ने नेट असेट वैल्यूएशन सुना होगा। इसमें क्या होता है यूजुअली, जब ये वैल्यूएशन, मैं थोड़ा ही बताता हूँ इस पर क्योंकि मेरे को आगे बहुत बड़ा कवरेज देना है, ठीक है। तो असेट एक्यूमुलेशन मेथड में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन पे होती है, ठीक है, तो उसका जो एसेट है और उसकी जो लाइबिलिटीज़ है उनको रीप्राइस करा जाता है फेयर प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, जहाँ पर वो फेयर आर्म्स लेंथ प्राइस पे कितने रुपए में एक्सचेंज होगा उसका री इवैल्यूएशन किया जाता है, असेट का और लाइबिलिटीज़ का, और फिर नेट असेट कैलकुलेट करी जाती है। अगर कंपनी के पास बड़ी नेट असेट निकल जाती है कि अगर आज कंपनी बेचने जाते हैं और इसको फेयर मार्केट पे लेके आते हैं, क्योंकि समझो ना, गोदरेज है, गोदरेज ने जब मुंबई में लैंड बैंक खरीदा था तो आज से 100 साल पहले खरीदा है, तो बुक्स के अंदर तो उसी वैल्यू पे, ठीक है। जब ओरिजिनल बुक वैल्यू होगी, आप हर साल बढ़ा तो नहीं सकते हो, कम ज़रूर करोगे आप, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर असेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है, रिवैल्यूएट किया जाता है, एंड फिर एक नेट असेट निकाल के देखी जाती है कि इस कंपनी की गोइंग कंसर्न प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर नेट असेट ज़्यादा है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बड़ा बफर आ गया है, ठीक है, जब हमने रिवैल्यूएशन करा है, तो हाँ कंपनी कुछ टाइम और सस्टेन कर जाएगी, एक लिक्विडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कंपनी का नेट असेट बहुत कम है या नेट असेट नेगेटिव हो गया, मतलब लाइबिलिटीज आर मोर देन नेट असेट, तो आप इमीडिएट लिक्विडेशन में जाता है कंपनी विल गो इनटू इमीडिएट लिक्विडेशन, ओके, कंपनी विल गो इनटू इमीडिएट लिक्विडेशन। नाउ द सेकेंड मेथडोलॉजी इज एक्सेस इनकम मेथडोलॉजी। ये थोड़ा सा समझना, ये मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दो अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। एक वैल्यू निकालते हैं, एक अर्निंग्स पहले निकालेंगे, अर्निंग्स फ्रॉम टेंजिबल असेट्स, और एक निकालते हैं हम अर्निंग्स फ्रॉम इनटेंजिबल असेट्स। जब मेरे पास ये दोनों अर्निंग्स का डिस्टिंग्विश रहता है, डिफरेंस रहता है, अलग अलग अर्निंग्स मुझे मिल जाती है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक रिटर्न ऑन असेट ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो ये अर्निंग कैसे निकलेगी, इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर मैं ROA ऐड करूंगा तो ये अर्निंग निकलेगी। फिर इस अर्निंग को मैं टोटल अर्निंग के साथ माइनस करूंगा तो मेरी एक्सेस इनकम निकलेगी, जो मेरे टेंजिबल असेट्स मुझे दे रहे हैं ओवर इंटेंजिबल, और फिर उसके अंदर मैं कैपिटलाइजेशन रेट से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फर्म निकलेगा, ठीक है। इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ डेटा वेरिएबिलिटी का इशू होता है, एंड दिस इज समथिंग जो आप वैल्यूएशन आज भी करियर स्टार्ट करते हो तो ये बहुत रेयर होता है, असेट बेस्ड वैल्यूएशन, मतलब बिलीव मी, एंड नोबडी वांट, यार किसको लिक्विडेशन वैल्यूएशन करना है, समझ लो, पहले ही चुसी हुई कंपनी, खत्म हो चुका है कंपनी पूरा, अब उसमें क्यों आप घुस रहे हो कमाने के लिए पैसा। मतलब वो लिक्विडेशन वैल्यूएशन समझते हो क्या होता है कि तेरी आखिरी बूंद जो टपकेगी ना वो मैं लूँगा, तेरी कंपनी बर्बाद हो रही है,
खत्म हो रहा है, लेकिन तेरा जो लास्ट अर्निंग होगी दैट आई विल टेक। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अंदर एक चीज और है बिफोर वी स्टार्ट आर दैट थिंग, दैट इज SOTP वैल्यूएशन। ये थोड़ा समझना, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन में क्या होता है पता है? जैसे सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन पहले तो किन कंपनीज का करा जा सकता है? नंबर 1, उन कंपनीज का करा जा सकता है जहां पर बिजनेस के जो सेक्टर्स हैं, कंपनी जिन डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में हैं, सेक्टर्स बोल दो, सेगमेंट्स बोल दो, ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी इन सेक्टर्स में, इन सेगमेंट्स में काम कर रही है। सेकंड, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का रिस्क ऑब्लिक रिवॉर्ड सर्टन होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का डिफरेंट अकाउंटिंग मेंटेन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए। ये तीनों अगर चीजें मिल रही हैं, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, ये तीनों अगर चीजें मिल रही हैं तो ही आप सम ऑफ द पार्ट वैल्यू, सम ऑफ द पार्ट अप्रोच से वैल्यूएशन कर सकते हो। तभी आप सम ऑफ द पार्ट से वैल्यूएशन कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो क्या छोटी कंपनीज नहीं वैल्यू हो सकती हैं? ये तीनों कंडीशन कवर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अमेजॉन, ऐसे ही होता है ना वो, ठीक है, हाँ, A to Z, ओके, हाँ ठीक है, अरे यार ठीक है, हाँ स्माइल थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, अमेजॉन क्या डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर ऑपरेट करता है? क्या अमेजॉन डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर ऑपरेट करता है? बिल्कुल करता है। पहले पेन चेंज करने दो। हाँ जी, क्या अमेजॉन डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर ऑपरेट करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। जैसे अभी 4 कोई बेसिक वर्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे एक है ई कॉमर्स, मतलब जो मेन उसका amazon.com है, ठीक है। सेकेंड इज ऑडिबल, जहां पर वो ऑडियो बुक्स वगैरह बेचता है। थर्ड इज AWS, जहां पर वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोर्थ एक और ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन का एक मीडिया पब्लिकेशन भी है, ठीक है। अब क्या करोगे ना, अब इन अलग अलग सेक्टर का इंडिविजुअल डिस्काउंट रेट निकलेगा, सबका डिस्काउंट रेट अलग होगा। ये DR1 होगा, ये DR2 होगा, ये DR3 होगा, ये DR4 होगा, ठीक है। इन सबका अलग अलग कैश फ्लोज निकलेगा, मैं सबका सेपरेट DCF रन करूंगा, DCF2, DCF3, DCF4, ठीक है। सॉरी, ये तो बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग हो गई। DCF4, ठीक है। इन चारों का मैं अलग अलग करूंगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब चारों का DCF अलग अलग होगा और ये जो वैल्यू आएंगी, इनको जब मैं कंबाइन करूंगा तो जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ माय फर्म, वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज। और यही को सम ऑफ द पार्ट बोलते हैं, कि आप अलग अलग पार्ट्स का वैल्यूएशन कर रहे हो और फिर उनका आखिरी में सम कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अमेजॉन में अगर 100 डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे तो मैं 100 अलग अलग DCF रन करूंगा? यस। सबसे पहले आप जितने सेगमेंट्स हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करोगे, कम से कम करने की कोशिश करोगे। जहां पर आपको लगता है कि यार 2 सेगमेंट है, दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड सिमिलर है, तो आप उनको क्लब कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्लब नहीं हो पा रहे हैं, वो अग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको 100 डिफरेंट DCF रन करने पड़ेंगे। सर ये क्यों करा जाता है? आप मेरे को बताओ, अगर अमेजॉन ग्रुप का वैल्यूएशन करना है तो क्या एक किस दूसरी कंपनी से उसको आप मैच करके देखोगे? इट्स अ कॉग्लोमरेंट, राइट। सिमिलर विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल में भी है, ग्रोसरीज में भी है, FMCG के अंदर भी है, मतलब FMCG में भी, ग्रोसरीज में भी है, डेटा में भी है। नाउ दे आर इनटू कमिंग इनटू दिस ज्वेलरी ऑल्सो, रिटेल ऑल्सो। सो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आप कैसे उसको करना है, वैल्यूएशन कैसे करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रहा है, ठीक है। तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड देन यू विल परफॉर्म द वैल्यूएशन, ओके। नाउ रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन। रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन में क्या होता है पता है? यूजुअली यहां मैंने रिलेटिव वैल्यूएशन नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटर्न द वर्ड रिलेटिव वैल्यूएशन। मैंने रिलेटिव वैल्यूएशन नहीं लिखा इस जगह पर, आई हैव रिटर्न रिलेटिव प्राइसिंग, ठीक है। मैंने क्यों करा ऐसा? व्हाई आई हैव नॉट रिटर्न रिलेटिव वैल्यूएशन?
इट इज़ नॉट अ वैल्यूएशन, यू आर प्राइजिंग इट। प्राइजिंग का क्या मतलब होता है? जब आपकी बिल्डिंग में एक फ्लैट है, ठीक है, आपको पता है कि मुझे ये फ्लैट बेचना है, तो उसका आप क्या वैल्यूएशन करोगे या प्राइसिंग करोगे? सोच के बताना। आप वैल्यूएशन नहीं करोगे, वैल्यूएशन बैंक वाला करेगा। आप क्या करोगे वो बताओ। आप क्या करोगे पता है? आप देखोगे कि इस बिल्डिंग में रीसेंट पास्ट में सिमिलर फ्लैट कितने का बिका है। अगर मान लो आपको ये समझ में आता है कि 1.5 सीआर का सिमिलर फ्लैट बिका है, ठीक है, 1.5 सीआर का एक सिमिलर फ्लैट बिका है, तो व्हाट यू विल डू इज आप अपना कोटेशन ही स्टार्ट 1.5 से करोगे कि मेरे को स्टार्ट ही 1.5 से करना है। ठीक है, कि मैं स्टार्ट ही 1.5 से करूंगा। सो यू विल स्टार्ट योर प्राइसिंग, योर नेगोशिएशन फ्रॉम 1.5, यस और नो। अब 1.5 सीआर से नेगोशिएशन स्टार्ट करोगे। सिमिलरली जब आप किसी कंपनी को वैल्यू करते हो, कंपनी को प्राइस करते हो थ्रू रिलेटिव प्राइसिंग, तो आप ये देखते हो कि उसके जैसी दूसरी कंपनीज मार्केट में क्या चल रही हैं, क्या वैल्यू पे ट्रेड हो रही हैं। वो वैल्यू पे ट्रेड कैसे निकाला जाता है? एक मल्टीपल यूज करा जाता है। मल्टीपल कैसे यूज करा जाता है? यूजुअली जो ईवी बाय एबिडा मल्टीपल यूज किया जाता है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर ये ईवी बाय एबिडा ही क्यों किया जाता है, तो बिलीव मी मेरे पास इतना कंटेंट है बोलने के लिए कि मैं 1 घंटे का सेशन सिर्फ इस मल्टीपल पे ले सकता हूँ। दैट वाई ईवी बाय एबिडा इज द फेवरेट मल्टीपल ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो अभी ये समझ लो ईवी बाय रेवेन्यू पे किया जाता है। जो नूब्स होते हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में नूब्स होते हैं, वो इसको पीई रेशो पे भी कर देते हैं, लेकिन पीई रेशो पे कभी नहीं करना चाहिए। मैं उसका लॉजिक बता देंगे। वही बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं ना, ये इतनी सेपरेटेड है। मैं इलीट मेंटरिंग बैच में इतना ज़्यादा जो वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोग्राम चलता है उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में कवरेज होती है कि लिटरली मतलब 2-2 घंटे लग जाएंगे एक मल्टीपल पे बात करने में, फिर भी शायद खत्म ना हो। ठीक है, और वाकई में इतना डेप्थ का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ये सेशंस आप देख रहे हो, आप मेरे सेशंस देख रहे हो कि आप एग्जाम पास करने के लिए सेशन देख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप ये सेशन अपस्किलिंग के लिए देख रहे हो। ठीक है, क्या मैं आपको बोर करता हूं? करता भी हूं तो देखना पड़ेगा बॉस, आपका करियर है, आपको संभालना है। अगर आपको लग रहा है ना कि सेशन बोर है तो भी देख, क्योंकि अगर तू नहीं देखेगा तो कोई और तेरे से देख के आगे बढ़ जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर रनिंग अ मैराथन, यू कैन नॉट स्टॉप। द मोमेंट यू स्टॉप यू विल लूज एंटायर एनर्जी। डोंट स्टॉप प्लीज। ठीक है, सेकेंड इज रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच होती है। रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच में क्या होता है पता है? ये थोड़ा सा टिपिकल है, इतने कम टाइम में समझाना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि कंपनी का जो ईवी बाय एबिडा होता है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे ईवी बाय एबिडा इफेक्ट कर जाता है। जैसे एक तो ईवी से करेगा, दूसरा एबिडा से करेगा। अब ये तो बकवास चीज़ हो गई। ठीक है, ईवी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे ईवी इफेक्ट कर जाता है? जैसे ईवी के टैक्स रेट से इफेक्ट करता है, बिल्कुल कर जाता है। ईवी के सेल्स ग्रोथ से इफेक्ट करता है, बिल्कुल कर जाता है। ईवी के डिप्रीसिएशन से इफेक्ट करता है, बिल्कुल कर जाता है। एबिडा क्या डिप्रीसिएशन से इफेक्ट करता है? नहीं करता है। ठीक है, एबिडा के टैक्स से इफेक्ट करता है? नहीं करता है। एबिडा किससे इफेक्ट करता है? सेल्स ग्रोथ से इफेक्ट कर जाता है। एबिडा ग्रॉस मार्जिन से इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, एबिडा दूसरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उनसे इफेक्ट कर जाता है। तो मैं उन सब, तो फॉर व्हाट आई विल डू इज, ये तो मैंने बताया आपको। ठीक है, एक मैं बताता हूं पहले, रिग्रेशन बेस्ड। ठीक है, रिग्रेशन बेस्ड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। कोशिश करो समझने की, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर ईवी बाय एबिडा। ठीक है, ईवी बाय एबिडा। जब ईवी बाय एबिडा में लिख रहा हूं तो ईवी बाय एबिडा में मैं यहां पर सेल्स ग्रोथ प्लॉट करूंगा, मेरी सारी कंपेरेबल कंपनीज का। आई विल प्लॉट ग्रॉस मार्जिन एंड से फॉर एग्जांपल आई विल प्लॉट यहां पर ग्रॉस मार्जिन के अलावा टैक्स रेट। ये ABC, CDE, EFG ऐसा करके कंपनीज है, और मान लो इनका ईवी बाय एबिडा ऐसा आ रहा है 1.5x, 2x, 2.4x, और इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ अलग अलग आ रही है। जैसे किसी की 10% है, किसी की 20% है, किसी की 5% है। ग्रॉस मार्जिन किसी का से फॉर एग्जांपल 30% है, किसी का 24% है, किसी का 32% है। सिमिलरली टैक्स रेट आप देखते हो तो कोई 24% इफेक्टिव टैक्स रेट बोल रहा हूँ, कोई 24% दे रहा है, कोई 27% दे रहा है, ठीक है, कोई 20% दे रहा है।
आप क्या करोगे ना, आप इन सब का रिग्रेशन रन करोगे। रिग्रेशन रन करना क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है। वो रिग्रेशन आप रन करोगे एंड वंस यू रन दैट रिग्रेशन, जब आप एक रिग्रेशन रन कर चुके होगे, ठीक है, तो रिग्रेशन रन करने के बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई एंड कम अप विद अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इस स्टेटमेंट पे आओगे जहाँ पर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट इज EV बाई बिड्डा, और इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं। तो तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे, तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। एंड फिर ये जो स्टेटमेंट बनेगी इसके थ्रू आप वैल्यूएशन निकालते हो। मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट, इट इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन टीच यू इन 5-10 मिनट्स, बट मेरे को आपको बताना ज़रूरी था कि यार ऐसा होता है, ठीक है। यू शुड नो कि ऐसा होता है। मल्टीपल बेस में ऐसे मैंने कवर किया कि EV बाय बिड्डा हो सकता है, EV बाय सेल्स हो सकता है, कि EV बाय टन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोल इंडस्ट्री में हो तो EV बाय टन से चल सकता है, EV बाय मेट्रिक टन से चल सकता है। अगर आप FMCG में हो तो EV बाय स्क्वायर फीट से चल सकता है। अगर आप नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसे कंपनीज का प्राइसिंग कर रहे हो, रिलेटिव प्राइसिंग कर रहे हो, तो EV बाय एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर से चल सकता है, कि हर कस्टमर मेरे को कितना EV कमा के दे रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से ये हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ध्यान से सुनना। ये गेम ऐसा है जो आपको शायद ही कहीं समझ में आएगा या मिलेगा, और मैं इसमें बहुत टाइम देके समझाना चाहता हूँ। रियल ऑप्शन वैल्यूएशन में क्या होता है ना यार, समझना। मैं जब कंपनी खरीदने वाला हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एबॉट इज अ ग्लोबल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो ग्लेनमार्क को एक्वायर कर रही है और आप उसका वैल्यूएशन कर रहे हो। जब वो ग्लेनमार्क को एक्वायर कर रही है, आप उसका वैल्यूएशन कर रहे हो, कल आपका वैल्यूएशन कंप्लीट होने वाला था, आज रातों रात एक खबर आई कि ग्लेनमार्क ने एक मिराकुलस वैक्सीन के लिए पेटेंट फाइल किया है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराकुलस। मिराकुलस मतलब ग्लेनमार्क ये दावा कर रहा है कि अगर ये पेटेंट हमको मिल जाता है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ वैक्सीनेशन, जो बंदा एक बार लेगा उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। और उन्होंने इसका पेटेंट फाइल किया है। अब आपको ये खबर आज मिली, आपको कल इसका वैल्यूएशन करना है, कल फाइनल वैल्यूएशन करना। आप मेरे को ये बताओ, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपके सामने आई है, क्या आप इसको अपने वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करोगे कि नहीं करोगे? सोच के बताना, करोगे कि नहीं करोगे? यू हैव टू डू इट, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है कि उसको पेटेंट मिल जाएगा उस वैक्सीन का, या वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा? पेटेंट है या अप्रूवल है? US FDA से अप्रूवल है। क्या मिल जाएगा इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या अगर मिल जाता है तो ग्लेनमार्क लॉटरी का टिकट हो जाएगा एबॉट के लिए? बिल्कुल हो जाएगा। समझ लो, लॉटरी का टिकट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेकंड देखना, आप नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन कर रहे हो। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर नेटफ्लिक्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, इट इज बैंड। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां सब कुछ बैंड है? चाइना में नेटफ्लिक्स बैंड है, ठीक है। यू कैन नॉट वॉच नेटफ्लिक्स, यू कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, यू कैन नॉट यूज फेसबुक एंड ऑल, उनका सबका लोकल वर्जन है। आप नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन कर रहे हो एंड सडनली आपके पास एक खबर आती है कि नेटफ्लिक्स इज इन टॉक विथ चाइनीज गवर्नमेंट एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट चाइनीज गवर्नमेंट मे गिव द लाइसेंस टू ऑपरेट इन चाइना। नेटफ्लिक्स को लाइसेंस मिल जाएगा। जब ये खबर मार्केट में आएगी तो क्या नेटफ्लिक्स के वैल्यूएशन पे इसका कोई इंपैक्ट पड़ना चाहिए? बिल्कुल सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर चाइना में नेटफ्लिक्स आ गया तो नेटफ्लिक्स का मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे हो? आप अंदाजा लगा रहे हो, 200 करोड़ लोगों का देश है। नाउ इंडिया इज नंबर 1, बट अगेन नंबर 2 चाइना, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो क्या ये गेम जो चेंज हो जाएगा नेटफ्लिक्स का फॉरएवर? क्या वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन क्या इसका वैल्यूएशन अब सिग्निफिकेंटली ऊपर या नीचे हो सकता है बेसिस द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज? यस। तो आज अगर आप नेटफ्लिक्स खरीदते हो या नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, सॉरी, तो क्या नेटफ्लिक्स आपके लिए एक लॉटरी का टिकट है? कैसे लॉटरी का टिकट है? अगर मिल गया, अगर चाइना का अप्रूवल मिल गया एंट्री, बिजनेस न्यू मार्केट एंट्री का, ठीक है, तो बल्ले बल्ले। अगर नहीं मिला
तो थल्ले थल्ले जो चल रहा है वैसा चलने देंगे। सिमिलरली वही चीज़ है, ग्लेनमार्क को अगर ये मिराकुलस कैंसर वैक्सीन का पेटेंट मिल गया, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, समझ रहे हो, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आप रियल ऑप्शन वैल्यूएशन कब करते हो। मिल गया अगर वैक्सीन का पेटेंट या अप्रूवल मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले चल ही रहा है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं पता है, इसका जो वैक्सीन पेटेंट है ना, इसको मैं अज्यूम करता हूं कि दिस इज नथिंग बट अ कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन है, एंड मैं कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन करता हूं, वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन। ठीक है, इस कॉल ऑप्शन का जब मैं वैल्यूएशन करता हूं तो ये जो वैल्यूएशन होता है ये कैसे होगा, ब्लैक शूल्स मॉडल से कर लो, बाइनोमियल से कर लो, दोनों सेम ही है वैसे, बट फिर भी ठीक है, हाँ जी दोनों सेम है, बता दूंगा कभी आराम से फुर्सत में। दोनों में से किसी भी मेथड से वैल्यू करके जो नॉर्मल DCF निकला है उसके अंदर इस वैल्यू को ऐड किया जाता है, इसको बोला जाता है रियल ऑप्शन वैल्यूएशन। ठीक है, सिमिलरली नेटफ्लिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है चाइना गवर्नमेंट इसको ओके देगा नहीं देगा, ठीक है, उस न्यू मार्केट एंट्री को मैं कॉल ऑप्शन जैसा ट्रीट करूंगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल वैल्यू द कॉल ऑप्शन। ठीक है, नाउ वाई डू यू नीड टू लर्न वैल्यूएशन, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि आपको वैल्यूएशन क्यों सीखना है। यू नीड टू लर्न वैल्यूएशन बिकॉज, क्या इसलिए बोल रहा हूँ वैल्यूएशन का क्योंकि कंपनी का नाम वैल्यूएशन स्कूल है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का नाम वैल्यूएशन स्कूल इसलिए बिकॉज वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, नो मैटर वेदर यू वांट टू वर्क इन वैल्यूएशंस इन फ्यूचर, or you want to work in mergers and acquisition, or you want to work in PEVC funds, or you want to work in equity research, ठीक है, or you want to work in asset management, or you want to work in wealth management, आपको कहीं पर भी काम करना है, you need one skill which is required, जो इन सब के सेंटर में बैठा हुआ है, ये स्किल, this is nothing but this is valuation। ठीक है, यही स्किल वैल्यूएशन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यही स्किल वैल्यूएशन है। जब क्यों वैल्यूएशन सीखना जरूरी है, वैल्यूएशन आप सीखोगे ना, आपके पास ये 3, 2, 5 और 1, 6 अलग अलग प्रोफाइल्स में जाने के डोर्स ओपन हो जाएंगे, गेटवेज ओपन हो जाएंगे। आप अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हो तो शायद इनमें से कुछ लिमिटेड प्रोफाइल्स है जहां पर जा सकते हो। वैल्यूएशन एक ऐसा स्किल है जिससे आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के अंदर अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच यू शुड डू। स्कोप इन वैल्यूएशन, वही बोला मैंने कि क्या स्कोप है वैल्यूएशन के अंदर, उस पर बात करते हैं। एंड वैल्यूएशन के अंदर क्या आप जॉब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस में बताता हूँ, प्रैक्टिस के अंदर मेन एरिया ऑफ फंक्शनिंग कौन सा होता है। इसके अंदर एक जो होता है वो होता है रेगुलेटरी वैल्यूएशन। से इंडिया के अंदर 11UA करके एक है, UAU भी है, रूल है इनकम टैक्स का, उसके अंदर वैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर वैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है। सिमिलरली यूएस में अगर आप जाते हो, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूएस में 409A करके एक वैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है, 409A वैल्यूएशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैल्यूएशन की अपन बात कर रहे हैं तो जब हम इम्पेयरमेंट असेसमेंट करते हैं, इम्पेयरमेंट असेसमेंट करते हैं उस दौरान वैल्यूएशन किया जाता है। जब हम परचेज प्राइस एलोकेशन करते हैं उस दौरान वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, व्हेन वील बी डूइंग रेजिंग फंड्स, फंड रेजिंग जब होती है उस दौरान वैल्यूएशन किया जाता है। कई कंपनीज बिना कुछ करे ऐसे ही वैल्यूएशन करा देती है, जैसे ज़ीरोधा। अब ज़ीरोधा इनमें से कुछ काम नहीं करना की रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं करना है, बूटस्ट्रैप्ड है, उसके बाद भी वो वैल्यूएशन हर साल करवाता है। वाई दे जस्ट वांट टू नो कि मार्केट के हिसाब से हमारा परसेप्शन क्या है, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा ठीक लगा होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। नंबर 1, ठीक है, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया है। इस बार से हमने कुछ स्पेशल किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज़ ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप मेंटरिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप।
नियर फ्यूचर में 2-3 बड़े अनाउंसमेंट जो मैं करने वाला हूँ, डेफिनेटली आपको वीडियोस मिल जाएंगे आगे। सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस बना के रखो। हम लोग सिर्फ तब और तब वो अनाउंसमेंट करेंगे व्हेन वी आर कम्प्लीटली रेडी। हम लोग बहुत स्पीड में उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड बिलीव मी इट विल बी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू। मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली उस चीज़ का वेट करना, ठीक है। एंड अभी तक नालायक हो, अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसा थप्पड़ मारूंगा मैं आके, स्क्रीन से बाहर निकल के फटाक करके थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, ठीक है। ज्वाइन बटन है, इफ़ यू वांट, इफ़ यू फील दैट मेरे कारण आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप। सो बाय नाउ दिस इज़ पार्थ वर्मा। एंड हाँ, ये ऊपर दिख रहा है, ये 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये ध्यान रखना ब्रो, यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए अपने को चलते रहना है, ठीक है। गिरेंगे उठेंगे चलते रहेंगे, ये कभी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ ऊपर कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, लिंक्डइन का कोहर्ट है, उसको ज्वाइन करो, इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। अगर नहीं होता तो मैं इतना चिल्ला के बोलता ही नहीं ब्रो, समझो मेरी बात। 1 महीना मेंटरिंग है मेरी, लोगों का लाइफ बदल गया है। मैं आपको कभी लाइव में आऊँगा, जब मैं लाइफ बदल गया है, मैं जब लाइव में आऊँगा यूट्यूब लाइव में, तो आपको वापस दिखाऊँगा, ठीक है। सो टिल देन दिस इज़ पार्थ वर्मा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।